क्या आपको भी लगता है कि हिंदी व्याकरण सिर्फ रटने वाले बोरिंग नियमों की एक किताब है? तो सच कहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक बहुत ही दिलचस्प और लॉजिकल भाषाई कोड है, और इस कोड का एक भी हिस्सा गलत हुआ ना तो पूरे वाक्य का मतलब ही बदल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी में लिंग या जेंडर के बेसिस पे ही हमारी क्रिया और विशेषण तय होते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सीक्रेट कोड यानी लिंग के मैट्रिक्स को डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारा एजेंडा 4 हिस्सों में बटा है। पहला, इसकी बुनियाद। दूसरा, बाइनरी मैप। तीसरा, पैटर्न रिकग्निशन। और चौथा, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, बुनियाद, परिभाषा और अर्थ। सबसे पहले समझते हैं कि ये लिंग आखिर है क्या। देखिए, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका सीधा सा मतलब होता है चिन्ह या निशान। इसे किसी थ्योरी की तरह मत देखिए, बल्कि एक लिटरल मार्क की तरह सोचिए। संज्ञा का एक ऐसा निशान जो उसकी जाति बताता है। और यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि हिंदी में लिंग का पता अक्सर वाक्य की क्रिया से लग जाता है। बस इस एक हिंट को पकड़ लीजिए और बड़े बड़े वाक्यों का रहस्य खुद ब खुद खुल जाएगा। बेसिक्स क्लियर करने के बाद अब आते हैं सेक्शन 2 पर, बाइनरी मैप, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग श्रेणियां। अब हिंदी भाषा का एक बहुत ही पक्का उसूल है, यहाँ हर एक संज्ञा को 2 में से किसी एक कैटेगरी में फिट होना ही है। एक तरफ है पुल्लिंग जो पुरुष या नर जाति के बारे में बताता है, जैसे घोड़ा या दूध, और दूसरी तरफ है स्त्रीलिंग जो स्त्री या मादा जाति के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पुस्तक या रोटी। यानी हिंदी में कोई भी चीज न्यूट्रल नहीं है, हर निर्जीव वस्तु को भी इन्हीं 2 पैमानों पर नापा जाता है ना दिलचस्प। और यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट आता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपनी एक्चुअल बायोलॉजिकल पहचान की परवाह किए बिना एक फिक्स्ड आइडेंटिटी अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए कौवा, भेड़िया या मगरमच्छ। ये नित्य पुल्लिंग है, मतलब ये हमेशा ही पुल्लिंग रहेंगे। इसी तरह मछली, मकड़ी या कोयल हमेशा नित्य स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आती हैं। ये रूल पत्थर की लकीर है जो कभी नहीं बदलता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, पैटर्न रिकग्निशन, नियम और अपवादों को क्रैक करना। अब सवाल यह है कि इन्हें पहचाना कैसे जाए। तो अच्छी खबर यह है कि पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के कुछ बहुत ही सॉलिड और भरोसेमंद पैटर्न मौजूद हैं। जैसे हमारे शरीर के ज्यादातर अंग ले लीजिए, कान या मुंह, या फिर पेड़ों के नाम जैसे पीपल और नीम, अनाजों में जौ और गेहूं, ग्रहों में सूर्य और चंद्र, और पानी जैसे लिक्विड्स। ये सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। एक बार ये पैटर्न दिमाग में बैठ गया तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट भी है। जहां भाषा में इतने सीधे सीधे नियम हैं, वहीं कुछ बेहतरीन गूगलियां भी हैं। पेड़ों की कैटेगरी में इमली, शरीर के अंगों में आंख और ग्रहों में पृथ्वी, ये तीनों अपने ही ग्रुप का रूल तोड़कर स्त्रीलिंग बन जाती हैं। और सच कहूं तो भाषा के ये छोटे छोटे अपवाद ही तो इसे इतना अमेजिंग बनाते हैं। सिर्फ कैटेगरी ही क्यों, शब्दों की आवाज और उनकी एंडिंग भी हमें बहुत बड़े सुराग देती है। जरा ध्यान दीजिए, अगर किसी शब्द के आखिर में त्र की साउंड आए जैसे चित्र, ख आए जैसे मुख, या ज आए जैसे जलज, तो वो 100% पुल्लिंग है। और यही रूल भाववाचक संज्ञाओं पर भी लागू होता है, जैसे पा या पन की ध्वनि वाले शब्द, बुढ़ापा या बड़प्पन। ये बहुत ही रिलायबल मार्कर हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि हाँ, हम पुल्लिंग हैं। चलिए अब जरा स्त्रीलिंग के पैटर्न को भी डिकोड कर लेते हैं। इन्हें याद रखना तो और भी आसान है। गंगा और यमुना जैसी नदियां, भरणी जैसे नक्षत्र, हिंदी और देवनागरी जैसी भाषाएं और लिपियां, और हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने वाले मसाले जैसे लौंग और इलायची, ये सभी स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आते हैं। इस सिंपल से स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पर यहां भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इस साफ सुथरे रूल में भी कुछ धोखे छिपे हैं। नदियों में ब्रह्मपुत्र और सिंधु, और मसालों के डिब्बे में जीरा, धनिया और कपूर, ये स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग हैं। यकीन मानिए, अक्सर एग्जाम्स में या रोजमर्रा की भाषा में इन्हीं रूल ब्रेकर्स पर हमारी व्याकरण की पकड़ चेक की जाती है। स्त्रीलिंग को पहचानने के भी अपने फोनेटिक क्लूज होते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में ता जुड़ रहा है जैसे नम्रता, आ जुड़ रहा है जैसे दया, इया आ रहा है जैसे कुटिया, या फिर ई की मात्रा आ रही है जैसे नदी, तो ये एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चरल सिग्नल है कि बॉस, ये शब्द स्त्रीलिंग है। और अब बारी है हिंदी व्याकरण के सबसे बड़े ट्रैप की। देखिए, आमतौर पर हम सब यही मानते हैं कि ई की मात्रा का मतलब है स्त्रीलिंग, राइट? लेकिन घी, मोती और दही, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो ई पर खत्म होने के बावजूद एकदम स्ट्रिक्टली पुल्लिंग हैं। मैं बता रहा हूं, ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जहां अच्छे अच्छे लोग मात खा जाते हैं, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे डायनामिक सेक्शन पे आ गए हैं। सेक्शन 4, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, परिवर्तन के फॉर्मूले।
तो चलिए एकदम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। ये किसी मैथ्स के फॉर्मूले से कम नहीं है। शब्द के आखिर में सिर्फ अ की ध्वनि को आ कर दीजिए और लिंक पूरी तरह पलट जाएगा। जैसे छात्र बन जाता है छात्रा। इसी तरह अ या आ की मात्रा को हटाकर ई लगा दें तो देव से देली और घोड़ा से घोड़ी बन जाता है। सिर्फ एक वावल साउंड चेंज किया और पूरा का पूरा जेंडर ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। जब हम किसी प्रोफेशन या कुछ खास संज्ञाओं की बात करते हैं तो हमें प्रत्यय के पूरे ब्लॉक बदलने पड़ते हैं। जैसे कुत्ता शब्द में अगर या जोड़ दें तो वो कुतिया बन जाता है। इसी तरह सुनार में इन लगाकर सुनारिन या लाला में आइन लगाकर ललाइन बनाया जाता है। देख रहे हैं ना आप कैसे छोटे छोटे बदलाव बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। और यहां संस्कृत से आए शब्दों का लॉजिक तो सच में बहुत ब्रिलियंट है। अगर हम आखिर के अख को इका में बदल दें तो नायक बन जाता है नायिका, या फिर आनी लगाकर सेठ से सेठानी बन जाता है। और एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है वान और मान को सीधे वती और मती में बदल देना, जैसे गुणवान का गुणवती। ये पूरी तरह से एक ब्यूटीफुल मैथमेटिकल कन्वर्जन की तरह काम करता है। तो इस पूरे मैट्रिक्स और जेंडर के सीक्रेट कोड्स को डिकोड करने के बाद अब टाइम है एक छोटे से पॉप क्विज का। अभी तक हमने जो भी नियम और अपवाद डिस्कस किए हैं उन्हें याद कीजिए और सोचिए कि कवि और पंडित का एग्जैक्ट स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। यह सिर्फ रटने वाली बात नहीं है, बल्कि आज सीखी गई इस मैट्रिक्स को रियल लाइफ में अप्लाई करने का मौका है। और हाँ, व्याकरण की इस अमेजिंग दुनिया में इस तरह कोड्स को डिकोड करने का सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए।